हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम अफरान भाई, जय श्री कृष्णा। दर्शन जी, जय जिनेन्द्र, इंद्रजीत जी। आवाज़ आ रही है जी आपको मेरी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? चलो, मुझे आवाज़ आ रही है अपनी। ऑडिबल, ओके। हाँ, आज चैप्टर है अपना अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। प्लीज़ हेल्प मी सर, क्या हुआ? सर, इस चैप्टर में मुझे राइटिंग में प्रॉब्लम है। इस चैप्टर में राइटिंग में प्रॉब्लम है। जय सिया राम, वैदिक, इश्का ऑडिबल, अफरान ऑडिबल। अस्सलाम वालेकुम जी, राधे राधे। नवी मुंबई, ओके। गुड आफ्टरनून सर। एक बार सेक्शन 83 पावर ऑफ रजिस्टर टू मेक एंट्री ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड रिलीज इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंपनी वाला प्रोविजन बता दीजिएगा थोड़ा। ये अब मैं कल लेता हूँ। कल संडे है ना, कल इस डाउट को कंफर्म लेता हूँ। ठीक है। इस हर हर महादेव, प्रोविजन सारे काम के हैं बट राइटिंग प्रॉब्लम है। कौन से वाले? इस सिर्फ इस चैप्टर में राइटिंग प्रॉब्लम है क्या? इस चैप्टर में राइटिंग प्रॉब्लम है, इसका मतलब मेमोराइजिंग प्रॉब्लम है, राइटिंग प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है एक चैप्टर में लिखना नहीं आ रहा है। ऐसे नहीं होता। आप पहले अपना डाउट तय करें कि आपको समस्या है क्या एक्चुअली। ओनली दिस चैप्टर सेक्शन 107 से 110 के सेक्शन में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस चैप्टर के 107 से 110 के सेक्शन में आपको डाउट है। बहुत बढ़िया। 107 से 110 में डाउट है। ये चैप्टर स्टार्ट होता है 128 से 138 तक। तो मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, वही कह रहा हूँ ना, आपका डाउट पहले तय करो। जय जिनेन्द्र गुड्डू, जय जिनेन्द्र। एनी कंटेंट, बेटा आपका नाम बताओ मुझे पहले, आप कौन है आप? और कोई डाउट ऐसा कुछ है तो स्क्रीनशॉट खींच के मेरे को भेज दो। कल संडे को पक्का मैं ऑनलाइन उस डाउट के ऊपर चर्चा कर लूँगा। एक मेरे पास अभी एक क्वेश्चन और आया तनु का। तो उनका एक क्वेश्चन है सेक्शन 83 को लेकर, तो उसके ऊपर भी हम कल चर्चा कर लेंगे। आज मैं नहीं चाह रहा हूँ कि किसी और टॉपिक को आज डिस्कस करें, क्योंकि आज वैसे ही इतना बोरिंग चैप्टर है ये। बोरिंग मतलब आसान भी है और थोड़ा वैसे ही है, मतलब पूरा प्रोसीजरल टाइप है। इसमें कोई ह्यूमन टच नहीं है। तो इसमें क्या है कि सिर्फ अपन को इसको पढ़ना है और ख़त्म करना है, ताकि एग्ज़ाम के लिए अपन प्रिपेयर्ड रहे। और कुछ नहीं है इसमें। एक 5 मिनट बस और इंतज़ार करेंगे, फिर स्टार्ट कर देंगे। चलो, तो शुरू करते हैं। ये तो मीटिंग्स चैप्टर के सेक्शंस हैं। हाँ, वही मुझे इनका एक्चुअली डाउट ही समझ नहीं आ रहा है कि इस चैप्टर में नहीं, ये शायद मीटिंग देखते देखते गलती से यहाँ आ गए। आप पहले मीटिंग कंप्लीट करो बॉस। आप, मुझे लग रहा है कि आप गलत उसमें आ गए हो। आप मीटिंग कंप्लीट करो। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज ये अलग चैप्टर है। और आप शायद वो देख रहे हो, रिकॉर्डेड अभी देख रहे हो आप। तो आपने नाम भी नहीं बताया अपना।
जय श्री कृष्ण भावना जी, निमिका, जय जिनेन्द्र। चलो शुरू करें, एक बंदा भी स्टार्ट बोलेगा कर देंगे, एक बंदा भी स्टार्ट बोलेगा हम स्टार्ट कर देंगे। आज आज आपको मैं इतनी जल्दी छोड़ दूंगा जितनी जल्दी आप चाहेंगे। आप कहेंगे कि आप आधे घंटे में छोड़ दो तो पक्का आपको 1 घंटे में तो छोड़ ही दूंगा। आप बोलोगे 1.5 घंटे में छोड़ दो तो 1.5 घंटे में तो छोड़ ही दूंगा, क्योंकि आज चैप्टर थोड़ा ऐसा है और मेरे को भी थोड़ा एनर्जी फील नहीं आ रही है आज। पर इतना भी नहीं है कि बिल्कुल हमारा एकदम डाउन है। गुड, चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9, चैप्टर 9, चैप्टर 9 है, कौन सा है? चैप्टर 9, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज चैप्टर 9 है, बिल्कुल ध्यान से सुनना बॉस। 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है इसमें से, मतलब 7 नंबर मिनिमम है। 7 मार्क्स मिनिमम। इस चैप्टर से कम 7 नंबर के क्वेश्चंस आते ही हैं, 2 ऑब्जेक्टिव आते ही हैं, एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। तो ये बदल बदल के कई बार क्वेश्चन पूछता है, जैसे कभी CSR से पूछ लिया तो अगली बार कुछ और पूछ लेगा, उसके अगली बार कुछ और पूछ लेगा। जैसे रिसेंटली CSR से क्वेश्चन पूछा था, तो CSR से भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसके रिपीट भी कर दे, लेकिन उम्मीद थोड़ी सी कम रहती है कि रिपीट करेगा। लेकिन हाँ, पढ़ना तो अपन को सभी ये सारा कुछ देखना है। सेक्शंस इसके सब एक जैसे लगते हैं, थोड़े 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 थोड़े। तो अब इसके सेक्शंस को याद करने के लिए हम जब पढ़ते थे तो हम इसे 2-2 के जोड़े में रखते थे। जैसे देखो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एक जैसे सेक्शंस हैं। अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, 128, 129, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद रीओपनिंग। देखो 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 देखो, एक छोटा सा एक ओवरव्यू लेते हैं पूरे इसके ऊपर। सेक्शन 128 क्या कहता होगा? ये कहता होगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना है, जो कि हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। बचपन का मतलब ये है मेरा, जब 11th-12th में आप थे तब से आप ये सीखते आ रहे हैं कि यार बुक्स ऑफ अकाउंट्स अक्रूवल बेसिस पे होना चाहिए, डबल अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए। फिर थोड़े और बड़े हुए तो आपको पता चला कि अरे अगर ये कंपनी है तो शेड्यूल 3 के फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए। अरे शेड्यूल 3 का फॉर्मेट, फिर जब आप CA इंटर में आए तो आपको ये भी पता चला, जब आपने ग्रुप 1 ग्रुप 2 में अकाउंट्स 1 अकाउंट्स 2 पढ़े होंगे, तब आपने समझा होगा कि यार अरे ये तो अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे तो ये फॉर्मेट लगता ही नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी पे तो ये फॉर्मेट लगता ही नहीं है। तो कुछ ऐसी कंपनीज है, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस और एक नाम स्किप हो रहा है, ये 3 कंपनीज पे, इलेक्ट्रिसिटी यार स्किप हो रहा है, चलो मैं देख के बताता हूँ। तो ये 3 कंपनीज के ऊपर ये शेड्यूल 3 फॉर्मेट तो एप्लीकेबल होता ही नहीं है, अच्छी बात है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मतलब क्या क्या होता होगा यार? रिसिप्ट पेमेंट होता होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता होगा, परचेज सेल्स के रजिस्टर होते होंगे, वाउचर्स होते होंगे, बिल्स होते होंगे, वो सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वो सब तो बुक्स एंड पेपर्स। अरे तो ये पेपर से मिलकर ही तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार होते हैं भाई। अच्छा हाँ, बात तो सही है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स, हाँ वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगा। तो ये सारी चीजें क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ETC। तो क्या इनके संबंध में क्या नियम कायदे कानून है? सेक्शन 128, 1 बैंकिंग कंपनी, एग्जैक्टली ये मैं भूल गया था। बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस कंपनी शेड्यूल 3, ऐसा हमने पढ़ा था। तो सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात जब भी करते हैं तो अपन ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ETC, एक्सप्लेनेटरी और एनेक्चर और अटैचमेंट्स, ये सारी चीजें होती हैं। और इसमें खास बात क्या होती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस होना जरूरी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अनुपालना जरूरी है। अगर आपने अकाउंटिंग लेखा मानकों की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अगर आपने कंप्लायंस नहीं की, लेखा मानकों की अगर आपने अनुपालना नहीं की है, तो फिर आपको दंडित किया जाएगा, ऐसा बोलते हैं यहाँ पर।
फिर जब अपन ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह अच्छा बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे 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 रखने थे, नहीं रखे तो डंडे का प्रोविजन, पनिशमेंट प्रोविजन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐसे 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 तैयार करना है और नहीं किया तो डंडे के प्रोविजन है। जुप जुप यहां होने वाला है पहला ग्रुप ऑफ सेक्शन। दूसरा रीओपनिंग एंड रिकास्टिंग। रीओपनिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ अकाउंट्स और रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर सरकार को ऐसा लगता है, ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि बदमाशियां चल रही हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर नहीं है, तो कुछ लोग एप्लीकेशन करेंगे कि सर बदमाशियां चल रही हैं, तो फिर वो क्या करेगा, अपने अपने को बोलेगा यार ये ठीक करो यार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म इस सेक्शन में, और क्या होगा। और अगर हमें खुद से ऐसा लगता है कि यार ये गड़बड़ हो गई है, कल को सरकार डंडा लेके दौड़ाएगी, क्यों ना खुद ही ठीक कर लो, तो रिवाइज कर लेंगे। तो बात तो रिवीजन को लेकर ही है, बात तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तब्दील या चेंज करने को लेकर है, चाहे किसी के आदेश से करें चाहे खुद से करें। आदेश से किया तो 130, खुद से किया तो 131। तो ये सेकंड ग्रुप ऑफ सेक्शन है 130 एंड 131। इसके बाद तीसरा ग्रुप ऑफ सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नफरा। नफरा का गठन नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं आप जानते हैं क्योंकि आप फास्ट ट्रैक बैच में हैं। अगला ग्रुप क्या है, देखो पहला ग्रुप था बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे, ओके गड़बड़ हो गया तो या तो सरकार बोलेगी या खुद सुधार लो, चलो। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फॉलो किया था ना तुमने, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाने के लिए कौन लोग बैठते हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जाता है, एक अथॉरिटी का गठन किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, बनाया जाता है, बैठाया जाता है, उसे नफरा कहते हैं, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और इसमें बहुत इंटेलिजेंट लोग बैठे होते हैं, बहुत दिमागदार, बहुत भारी लोग यहाँ पर बैठे होते हैं। कौन होते वो, कहां से आते हैं ये लोग, ये लोग आते हैं आईआईएम से आते हैं, ये लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, ये लोग सारे इतने फाड़ दिमाग वाले बंदे होते हैं ना, हर हर एरिया का प्रोफेशनल आता है ताकि वो हर एरिया के बिजनेस को अच्छे से समझ के उसके आधार पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का के ऊपर अपने व्यूज दे सके कि यार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये तब्दीलियां करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा चल रहा है। तो कौन होते हैं वो लोग जो अकाउंटिंग अपन देखते हैं ना, अमेंडमेंट आया, तो ये लोग बैठे हुए हैं साले इधर नफरा में, यही गंद फैलाते हैं और अपना सिलेबस बदल जाता है, बराबर। और फिर उसके बाद वो केंद्र सरकार को बोलते हैं कि ये देख लो ये अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया, कैसा लगा आपको, तो केंद्र सरकार बोलती है ठीक है हम इनको जारी कर देते हैं, ये नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया जी तुम्हारा, तो 133 में नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उठा के दे देते हैं। तीसरा ग्रुप ऑफ सेक्शन, पहला 128 129 बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हटाया, ये दोनों बनाए, ठीक से बने अच्छी बात, नहीं बने तो सरकार बोलेगी ठीक करो, या फिर हमें खुद को लगता है तो रिवाइज करेंगे। 130 131 रिकास्टिंग बाय ऑर्डर और रिवीजन बाय सुओ मोटू, अपनी इच्छा से गया। नफरा का गठन होगा और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट वो करेगी। नेक्स्ट ब्लॉक आता है आपका सेक्शंस का, वो आता है जी बोर्ड रिपोर्ट। अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब तरीके से तैयार हो गए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी रिपोर्ट देनी है कि भाई साहब ये वित्तीय विवरण पिछले, प्रैक्टिकली सोचो ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरे साल भर का ब्यौरा अपनी एक रिपोर्ट बना के देंगे। बोर्ड रिपोर्ट, आप बोर्ड रिपोर्ट को एक कागज बोर्ड रिपोर्ट मत समझो, बोर्ड रिपोर्ट को आप ये समझो कि एक कंपनी है, कंपनी के साल भर के क्रियाकलापों को, साल भर के ऑपरेशंस को देखने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने मालिक को, शेयर होल्डर्स को एक रिपोर्ट साल के अंत में बना के तो देंगे ना कि भाई साल भर क्या हुआ। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसकी फिगर्स यहां आएंगी कंपैरेटिव, कि पिछले साल इतना था, इस साल इतना है, पिछले साल इतना टर्नओवर था, इस साल इतना टर्नओवर है, पिछले साल इतना प्रॉफिट था, इस साल इतना प्रॉफिट है, पिछले साल से प्रॉफिट बढ़ गया है उसके पीछे कारण ये हुआ, पिछले साल से प्रॉफिट गिरा उसके पीछे कारण ये एक्सेप्शनल लॉस अचानक से हो गया। तो एक एक चीज बताई जाती है इसके अंदर। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या है, आर्म्स लेंथ प्राइस पे है नहीं है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बताते हैं।
और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही काम होता है, क्योंकि सरकार ने डंडा कर रखा है कि तुम लाखों करोड़ों अरबों रुपए इस भारत की जनता से कमाते हो, तो इस भारत की जनता के प्रति क्या तुम्हारा कोई दायित्व तो नहीं बनता है क्या? चलो इस भारत की जनता को क्या करो, आप कुछ तो सर्विसेज हो, कोई तो फैसिलिटी दिलाओ। तो CSR को फॉलो करना करवाना भी किसका काम हो गया? आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम हो गया। क्लियर है क्या? तो ये सेक्शन 134 135 वाला ब्लॉक ये कहता है। ठीक है, इसके बाद का ब्लॉक क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी मेंबर्स को भेजो और उधर रजिस्ट्रार को भी भेजो। आखिरी ब्लॉक ये इंटरनल ऑडिट को तो अपन वैसे ही देख चुके हैं, ये तो इधर जबरदस्ती ले लिया, ये आना चाहिए था कौन से वाले में? ऑडिट एंड ऑडिटर्स में आना चाहिए। मैं लिख नहीं रहा हूँ, सॉरी, लिख दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन इंटरनल ऑडिटर को हम पढ़ चुके हैं, हम इसमें पढ़ चुके हैं कि दोसा पसंद है क्या भाई तुमको? डिपॉजिट, पेड अप शेयर कैपिटल, बोरोइंग्स, टर्नओवर, ये 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ और 200 करोड़। और अगर वो प्राइवेट, अच्छा लिस्टेड कंपनी पर तो कंपलसरी है ही सही इंटरनल ऑडिट। इन पे अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको इंटरनल ऑडिट करानी है। और प्राइवेट कंपनी में टी और बी वाली लिमिट है, टी मतलब 200 और 100 करोड़ वाली लिमिट। तो ये 7 तरह की कंपनीज है जिनके ऊपर इंटरनल ऑडिट कंपलसरी होता है। वापस ऊपर आता है, ये ब्लॉक है हमारा सेक्शन 136 137 वाला। 136 137 वाला ब्लॉक क्या कहता है कि भाई मेंबर्स को राइट है कि जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कंसोलिडेटेड फाइनेंस, उनको यार दिखा दो एक बार, अडॉप्शन तो उन्हीं ने करना है, और उनको भेजो कॉपी वगैरह सब कुछ, ये नौटंकी यहाँ पे बताइए। और फिर क्या बोला है 137 में कि रजिस्ट्रार के पास फाइल करो कागजों को। ये पूरा आपका चैप्टर है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो। इसलिए इसे पहली बार पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ठीक है, लेकिन सेकंड टाइम पढ़ते हैं या थर्ड टाइम देखते हैं तो इसे बोरिंग कहा जाता है। तो ये उतना बोरिंग नहीं है, लेकिन ये बस आप सुने और खत्म कर दे, इसे बहुत ज्यादा रटने की कोशिश जरूरत नहीं है करने की, समझ में आ जाए तो अच्छा। इंपॉर्टेंट चीज आपको सेक्शंस का ज्ञान होना चाहिए। आपका फेस एकदम पंजाबी सिंगर है उससे मिलता है, अच्छा पंजाबी सिंगर से मिलता है, ठीक है। अब तो गाना गाऊंगा, तू तेरा 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 शुरू, हाँ गाना गाऊंगा अब मैं पंजाबी। पंजाबी गाने मेरे को आते नहीं ज्यादा, थोड़े थोड़े आते हैं, सुनने में मजा आता है, मतलब याद नहीं होते क्योंकि बीट्स में ही हम इतना मस्त हो जाते हैं, बीट्स में ही नाचने का मन करता है तो सुनना भूल जाते हैं, खाली डिचिक 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 चलता रहता है दिमाग में ना। सर इंपॉर्टेंट सेक्शन बता देना। इंपॉर्टेंट सेक्शन बेटा 128 से 137 तक के बस, और 138 उधर इंपॉर्टेंट है ऑडिटर्स में, बता दिया। सर आपने हरियाणवी सॉन्ग बोला, हरियाणवी हाँ आता है ना मेरे को, हरियाणवी आता है। वो आपने 18 लाख सुना? 18 लाख, 18 लाख वाला गाना है। और एक गांव में लाडू बांटूंगी वाला है, एक बंदूक चलेगी, एक वो न न न तरे तार ने नने बता दूं नने नी नने आने नी तन कौन कहे मैं खाल ताल लूं साले की बहू काले की, ऐसा करके गाना सुना। चलो, तो मैं ऐसा मान के चलूं कि ये ब्लॉक्स आप पकड़ सकते हैं। पहला ब्लॉक बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद सेकंड ब्लॉक रीओपनिंग रिकास्टिंग एंड रिवीजन हो गया, नफरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया, जाने दो। CSR और बोर्ड रिपोर्ट, अब बोर्ड रिपोर्ट CSR हो गया, जाने दो। और अंत में क्या है कि ये जो जितने भी कागज तैयार किए मेंबर्स को दो पहले और फिर रजिस्ट्रार के पास दो। क्लियर है क्या? बहू काले की, यस। हाँ, छोड़ूंगी बरतार तने, ये वाला करके है गाना। और एक इन गुंडिया का साथ क्यों ना छोड़ता रे तू। ये सेक्शंस पकड़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। 52 गज का था, हाँ ये भी सुना है मैंने।
और एक वो भी है, वो कौन सा है यार, एक गाना और था बहुत अच्छा था वो। चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले। राइट ऑफ मेंबर्स टू गो, अच्छा अपन ना इंपॉर्टेंट, किसी ने पूछा इंपॉर्टेंट सेक्शन, तो अपन इंपॉर्टेंट की साइड से नहीं कि उल्टा चलते हैं, उल्टा चलते हैं। सेक्शन 138 हमारा हो गया। अब इस ब्लॉक पे चलते हैं, सेक्शन 136 एंड 137 वाले ब्लॉक पे चलते हैं। 136 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। हरियाणा में आई ले बिजली, खुले तार बलफ लटके, हाय रे नार तेरी बोली में, गंडे आड़ा रस टपके हो। राइट ऑफ मेंबर्स, right of members to copies of audited, right of members to, ये सेक्शन ही लिख रहा हूं मैं, copies of audited financial statement। देखो ये ICAI है बेटा, यहाँ पे कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं होता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हाँ, किसे प्रेफरेंस देनी है आपका ये सवाल होना चाहिए, इंपॉर्टेंट मत बोला करो, क्योंकि इंस्टीट्यूट वो खाल तार लेती है। हरियाणवी में बोलेंगे ना अगर अपन, तो इंस्टीट्यूट क्या उतार लेती है, खाल, और अपन को बोलती है साढ़े तेरी खाड़ ताड़ रू, अब मोटे थले धर लगी इंस्टीट्यूट। चलो, अब जैसे ही आप ओके बोलेंगे ना, मैं शुरू हो जाऊंगा। सर क्लास कब तक है बेटा, जब तक आप देखना चाहोगे तब तक है। हाँ सर, आप जो रास्ता दिखाएंगे उस पे चल देंगे। अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लड़की हो तुम रिया। दर्शन जी, हाँ सर कर सकते हैं याद। यस सर हो जाएगा सर, आ जाओ, आई एम इन हरियाणा, फ्रॉम हरियाणा। बिल्कुल आता हूँ यार, आता हूँ। चलो चलो जी, अब बातें बहुत सारी हो गई आज। आज अपन पढ़ाई चालू करते हैं। देखो, राइट ऑफ मेंबर्स टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपीज अपन को, मेंबर को प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो कंपनी का क्या ड्यूटी बनता है कि दे दो मेंबर्स को यार, इतनी सी बात है। अब देखो साथ साथ लिखते चले जाते। अच्छा चलो, मैं लिखते जा रहे हैं, मैं ऐसा मान के चलो आप भी साथ साथ लिख रहे हैं। मेंबर्स को क्या क्या देना है अपन को, कॉपीज, कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉपीज ऑफ CFS, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर कंपनी की कोई सब्सिडरी है तो, एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। अदर डॉक्यूमेंट्स में क्या, जो अटैचमेंट्स होते हैं, एनेक्चर्स होते हैं, अदर डॉक्यूमेंट्स, ये क्या करने हैं, ये मेंबर्स को भेजने हैं। क्या सिर्फ मेंबर्स को भेजने हैं, नहीं, डिवेंचर ट्रस्टी को भी भेजने हैं। टू टू किसको, मेंबर्स, डिवेंचर ट्रस्टी और अदर ऑथराइज एंटाइटल पर्सन। कब भेजना है, नोटिस के साथ भेज दो यार, 21 दिन पहले, 21 days बिफोर ऑफ जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग के 21 दिन पहले भेज दो। क्या शॉर्टर पीरियड पर भेज सकते हैं, बिल्कुल शॉर्टर पीरियड पर कागज भेज सकते क्या ये, याद आ रहा है शॉर्टर पीरियड कुछ 95% वाला प्रोविजन। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं कि अगर कंपनी विद शेयर कैपिटल है तो मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर, मेजॉरिटी ऑफ नंबर ऑफ शेयर होल्डर एंड 95% वोटिंग राइट्स, एंड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल तो 95% वोटिंग राइट्स। तो ये पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि अपन ने मीटिंग्स बहुत अच्छे से किया था, तो 95% वाला मीटिंग वाला कॉन्सेप्ट ये मैं लिख रहा हूं, ये मान के चलूंगा कि मेरे बच्चों को सब मालूम है, बराबर है। चलो, अब कैसे भेजना है, मोड, अरे यार मोड
मोड दो तरह के हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड होगा, ई मोड यानी कि ईमेल, या फिर फिजिकल मोड। ई मोड कब भेजना है जी? अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो इलेक्ट्रॉनिकली ही भेजो। लिस्टेड कंपनी नहीं है लेकिन नेटवर्थ कंपनी की 1 करोड़ और मोर है, ये इंपॉर्टेंट है बॉस, ये ध्यान रखना। नेटवर्थ कंपनी की 1 करोड़ या इससे ज्यादा है, टर्नओवर 10 करोड़ या इससे ज्यादा है, तो फिर अब भी ये देखा जाएगा कि शेयर्स जो हैं किस तरीके से हैं, डीमेट फॉर्म में हैं, डीमेट फॉर्म में हैं तो क्या करो, ईमेल कर दो क्योंकि मेल आईडी दिया हुआ होता है। अगर फिजिकल फॉर्म में है और वो ईमेल के लिए कंसेंट देते हैं तो ईमेल से भेज दो, अदरवाइज अदर केसेस फिजिकल कागज उनको भेज दो। ये फोटो बना लो, ये फोटो बना लो, इस तरीके से अपन को कागज इनको भेज देंगे। याद है सर सब? मैं तो मान के चल रहा हूं आप लिख चुके हैं, साथ साथ लिख रहे थे क्योंकि इसके बाद ये बोलते हैं कि भाई साहब अगर आपकी कंपनी क्या है, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, थोड़ा सा आगे और बताया है, आगे बढ़ जाऊं? हाँ, आगे थोड़ा सा और क्या बताया इसी सेक्शन में कि अगर आपकी कंपनी, इफ कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी, एक कंपनी क्या है, लिस्टेड कंपनी है, तो उस सूरत में एक क्या बोलते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स है, कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगर इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल करवा देती है कंपनी, कहाँ, एनुअल जनरल मीटिंग में, प्लस 21 days बिफोर AOC 3 फॉर्म में है, सेलेंट फीचर्स ऑफ अबव डॉक्स भेज देती है तो भी काम चल जाएगा। तो भी काम चल जाएगा। आगे बोलते हैं अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो पहला काम तो ये कर दो। मतलब ये क्या बोल रहा है कि यार लिस्टेड कंपनी के तो इतने सारे शेयर होल्डर होते हैं, इतने सारे शेयर होल्डर में बहुत सारे ऐसे होंगे जो फिजिकल वाले होंगे, मतलब उन्होंने, किसी ने डीमैट में रखे हैं शेयर्स, किसी ने डीमैट में नहीं रखे हैं, फिजिकल फॉर्म में रखे हैं। और फिजिकल फॉर्म वाले अगर मेल के लिए ओके करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मेल के लिए उन्होंने ओके नहीं किया, अगर मेल के लिए ओके नहीं किया तो फिजिकली इतने सारे लोगों को इतने सारे कागज भेजने पड़ेंगे। तो फिर वो क्या करते हैं, नोटिस के साथ में सिर्फ स्पेसिफिक, केंद्र सरकार ने एक फॉर्मेट बना रखा है AOC 3, और केंद्र सरकार कहती है यार कि इतने इतने कागज मत भेजो सब में, आप सिर्फ उनको 6 कागज में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, ये जो हम बता रहे हैं, केंद्र सरकार ने बताया कि जो हम बता रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन बस इनको भेज दो। और फिर जिसको ज्यादा खुजली होगी ना कि मेरे को तो पूरा ही पढ़ना है, तो आजा भैया मीटिंग में आएगा ना तो वहां पे देख लेना।
नहीं मुझे तो भेजो, ऑन डिमांड आप भेज दो, अदरवाइज मीटिंग में बुलाओ, आओ इंस्पेक्शन करो और चले जाओ। तो इंस्पेक्शन के लिए वहां अगर आपने मौजूद रख दिए तो सारे कागज भेजने से छूट है, ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए है। एक बात। दूसरी बात ये बोलता है कि लिस्टेड कंपनी आप क्या करो, आप दूसरी बात क्या करो, अपनी वेबसाइट पे भी डाल दो, क्या क्या पब्लिश कर दो, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई हैं, आपके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, अगर आपकी सब्सिडरी ने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आपकी सब्सिडरी जो है उसके सेपरेट ऑडिटेड, मैं लिख ही देता हूं यहाँ, आपकी सब्सिडरी के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब यार डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इनके मुंह पे मारो शेयर होल्डर्स के, मेंबर्स के, ताकि वो फालतू में तंग ना करें। अब वो सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है तो ऑडिटेड डाल दो, ऑडिटेड नहीं है तो मत डालो, नहीं ऑडिटेड नहीं है तो अनऑडिटेड डाल दो। इस बात का क्लैरिफिकेशन देते हुए कि जिस, देखो प्रैक्टिकली सोचो, अनऑडिटेड तो हो ही नहीं सकते, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड, ए ने बी को होल्ड कर लिया तो ए होल्डिंग हो गई, बी उसकी सब्सिडरी हो गई, अब बनेंगे इनके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ए लिमिटेड अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसको अपना अपना वेबसाइट पे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैंड अलोन डालना है, कंसोलिडेटेड डालना है, और इसकी भाई की ऑडिटेड। अब वो भाई की ऑडिटेड होगी क्या, यस वो भी तो एक कंपनी थी, इसके होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन से पहले भी तो एक कंपनी थी और हर कंपनी का ऑडिट कंपलसरी है। लेकिन सोचो कि वो जो अपनी सब्सिडरी कंपनी है ना वो हमारे देश की नहीं, दुबई की है, मान लो थोड़ी देर के लिए, दुबई बेस्ड कंपनी है। अब दुबई बेस्ड कंपनी का मान लो उस देश में जो काम वो कर रही है तो उसका ऑडिट वहां पर कंपल्शन नहीं है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कंपलसरी नहीं है। अब जब उस देश में ऑडिट होता ही नहीं है तो अपने को दिमाग ही नहीं लगाना है, तो अपन अपनी सरकार को बोलेंगे कि सरकार सरकार हम ये शेयर होल्डर्स को एक कागज दे रहे हैं ना कि तो ये अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्योंकि उस देश में वहां पर ऑडिटेड नहीं लगता है। तो ये क्लैरिफिकेशन देकर ये भी दे दो, इतनी बात समझ में आती है। तो अब आखिरी बात आती है जी, और आखिरी बात ये आती है कि अगर आपने इस सेक्शन का उल्लंघन किया, अगर आपने किया कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो अगर आप, तो 25,000 रुपए कंपनी को पेनल्टी, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को, डिफॉल्टिंग ऑफिसर को 5,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। पुच्चू सा सेक्शन, पुच्चू सी पेनल्टी। क्लियर है, आसान है बहुत, खत्म हो गया। सेक्शन 136 इज ओवर। हमारे कुल 4 ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक में से एक ब्लॉक खत्म कर होने वाला, एक सेक्शन हो गया। मैं सब मान के चलो लिख लिया आपने, यस। अच्छा अब मैं इसको एक बार खट से रिवाइज कर देता हूं। सेक्शन 136 137 का पहला ब्लॉक हमने उठाया। 136 क्या कह रहा है कि भाई साहब आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, आपके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कोई भी एनेक्सचर अटैचमेंट्स, जो भी शेड्यूल 3 कहता था ना, ये सारी नौटंकियां फॉलो करो, वो सारी नौटंकियां करके आपने सब कुछ तैयार किया है, तो मेंबर्स को उसकी कॉपी भेजो, भेज दो। किस किस को, कि मेंबर को भेजो, डिबेंचर ट्रस्टी को भेजो, और जो भी कोई पर्सन एंटाइटल हो, या तो गवर्नमेंट की तरफ से या फिर किसी एप्लीकेशन पर। अब कब भेजना है, मीटिंग से 21 दिन पहले नोटिस के साथ भेज दो, ताकि वो घर से पढ़ के आएंगे, समझ के आएंगे, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिखा के आएंगे कि अडॉप्ट करना है कि नहीं अडॉप्ट करना है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट करना होता है एनुअल जनरल मीटिंग में, तो उनको कागज पहले ही घर से भेज दो। अब बात आती है कि भेजें कैसे। अच्छा, क्या शॉर्टर पीरियड अलाउ है? बिल्कुल अलाउ है यार, अगर 95% वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर लेते हो तो। अच्छा भेजे कैसे, फिजिकल भेजा, इलेक्ट्रॉनिक मोड? देखो यार सीधी सी बात है, अगर लिस्टेड कंपनी है तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही भेजो। अदर देन लिस्टेड कंपनी है लेकिन उसकी ये आपकी क्या है, उसकी नेटवर्थ 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर उसका टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो ऐसी सूरत में ये देखो कि वो डीमैट फॉर्म में है क्या शेयर्स उनके पास? हाँ डीमैट फॉर्म में। तो डीमैट फॉर्म में वो मेल आईडी देते हैं ना, उस मेल पे डाल दो।
नहीं सर, डीमेट फॉर्म में नहीं है, फिजिकल फॉर्म में है, लेकिन उन्होंने अपने मेल आईडी दे रखे हैं और उन्होंने क्या रखा है सर, कंसेंट, सहमति दे रखी है कि भाई कोई भी कागज घर पर भेजा करो यार, घर वो बच्चे लोग फाड़ देते हैं यार, उसमें सुसु कर देते हैं यार, खराब हो जाता है। हमारे वो बच्चे बारिशों का महीना चल रहा है यार, वो नाव बना देते हैं यार, और हमको एजीएम मतलब वो घर से चलती है ऑफिस में, हमें नाव मिलती है यार। तो आप मेल कर दो यार, मेल कर दो, उसमें गीला नहीं होता, मेल भेजोगे ना बारिश में भी वो गीला नहीं होगा। तो ठीक है जी, मेल कर देते हैं। लेकिन अगर किसी ने सहमति नहीं दी तो फिर तो उसे फिजिकल कागज ही चिपकाने हैं। और फिजिकल इतना सारा ढेर, तो फिर लिस्टेड कंपनी के लिए कहा लॉ ने कि यार देखो चलो ठीक है, छोटी मोटी कंपनी की तो बात अलग है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इतने नहीं होते, लेकिन अगर कंपनी लिस्टेड है, यानी कि पूरा दुनिया उसका शेयर, दुनिया मतलब मेरा मतलब अभी भारत से है, खरीद तो दुनिया भी रही है, तो पूरा भारत उसका शेयर खरीदा, कौन कौन क्या क्या कितने कितने, और अगर उसमें फिजिकल वाली भीड़ बढ़ गई तो मर जाएगी कंपनी, क्योंकि कितने पेड़ काटेगी, कितने कागज बांटेगी। तो यहां पे कंपनी ने बोला कि यार एक काम करो कि इनको ना, सरकार ने कहा कि इनको इंपॉर्टेंट बातें जो है ना, जिसको देखकर इनके विचार बदल सकते हैं, वो पॉइंट्स तो इनको दे दो, जिनको देख के इन्हें करंट आ सकता हो वो पॉइंट्स इन्हें दे दो, और जो टाइम पास की चीजें है ना वो मत भेजो, उसको इंस्पेक्शन के लिए रख लो। किसी को खुजली होगी आके चेक कर लेगा यार, आप क्यों इतने पगलाए जा रहे हो। एओसी 3 फॉर्म के अंदर 21 दिन पहले ये साइलेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स, जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कागज है ना वो बस भेज दो इनको, महत्वपूर्ण पॉइंट्स साथ के साथ पब्लिश कर दो वेबसाइट पे भी, वहीं जाके देख मत लेंगे ये लोग, कहाँ तुम परेशान हो रहे हो, ये सारे कागज उधर ही डाल दो। आपकी सब्सिडरी सब्सिडरी ऑडिटेड है तो ठीक, नहीं ऑडिटेड है तो जाहिर सी बात है, ऑडिटेड नहीं है इसका मतलब फॉरेन सब्सिडरी की बात कर रहे हैं, और फॉरेन सब्सिडरी ऑडिटेड क्यों नहीं है तो इस कारण को भी लिख दो यार वेबसाइट पे, काय को परेशान हो रहे हो। और अगर उल्लंघन किया तो 5,000 से 25,000 का फटका लगेगा। कितने लोग को ओके है कि ये सेक्शन बड़े आसानी से खत्म किया जा सकता है। देखो दिखने में पुच्चू लग रहा है भी पुच्चू, पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसमें से, इनमें से, इन दोनों, ये दो ब्लॉक ऐसा है कि दोनों में से एक क्वेश्चन तो बनता ही है। अब वो 4 नंबर में दें कि 1 नंबर में दें, दोनों में से एक क्वेश्चन तयशुदा है, मतलब तय है, मतलब है तय। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन का नाम है, कुछ अच्छा सा नाम है, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विद आरओसी। सेक्शन 137, copy of financial statement to be filed, copy of financial statement to be filed with ROC, to be filed with ROC। कौन सी कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं भाई साहब, ये बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सीएफएस, ये सारे कागजों को किसके पास लेके जाना है, आरओसी के पास। आरओसी के पास फाइल कब करना होता है, देखो सुनो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए, बन गए, ऑडिट हो गई, अच्छी बात है। अब क्या, अब एजीएम होगी, एजीएम में उन कागजों को रखा जाएगा, उसके ऊपर वार्तालाप होगा, विचार किया जाएगा, चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी, बातचीत करने के बाद उसे अडॉप्ट किया जाएगा एनुअल जनरल मीटिंग में। अडॉप्शन होने के बाद फिर जाके कहीं वो जब अपना जहां जिस दिन अडॉप्ट हो जाता है, उस अडॉप्शन से क्या करना होता है, 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार के मुंह पे मारते हैं। लेकिन अडॉप्शन कहाँ होता है, अडॉप्शन कहाँ होता है, एनुअल जनरल मीटिंग में होता है। अब इसका भी एक फोटो बना लेते छोटा सा। एनुअल जनरल मीटिंग की बात कर रहे हैं जी, कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, पहली बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सीएफएस, अदर डॉक्यूमेंट्स या अदर स्टेटमेंट्स
इनको कहाँ रखा जाता है, ले डाउन एट एजीएम, एजीएम में इसे क्या किया जाता है, एजीएम हुई, एजीएम हेल्ड, एजीएम भाई या तो एजीएम होगी या फिर एजीएम नहीं होगी, नॉट हेल्ड, नहीं हुई उसको छोड़ो, हुई उसकी बात करते हैं। अगर एजीएम होती है तो कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये जो रखे गए हैं, इस कॉपी को क्या किया जाएगा, या तो शेयर होल्डर्स इसे अडॉप्ट कर लेंगे या फिर नॉट अडॉप्टेड, अडॉप्ट नहीं होगा। अगर शेयर होल्डर्स ने अडॉप्ट कर लिया तो विद इन 30 डेज, within 30 days from the date of AGM, आरओसी के मुंह पे मारेंगे। लेकिन अगर अडॉप्ट नहीं हुआ है फिर क्या होगा जी, तो भी फाइल्ड विद इन 30 डेज टू आरओसी। लेकिन क्योंकि अडॉप्ट नहीं हुए हैं तो रजिस्ट्रार भी क्या लिखेगा कि ये तो अनअडॉप्टेड है, यानी कि ये फाइनल नहीं है, ये प्रोविजनल है। तो आरओसी क्या लिखेगा कि आरओसी अपने रिकॉर्ड्स में लिखेगा कि ये प्रोविजनल है, प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आए हैं, फाइनल नहीं आए हैं, ये प्रोविजनल आए हैं। फिर उसके बाद जब हम मान लो कि एजीएम हुई और किसी कारण से ये अडॉप्ट नहीं कर पाया, तो एजीएम की डेट से आपको 30 दिन के अंदर तो क्या करना है, आरओसी के पास कागज पहुंचाना ही है, नहीं तो पेनल्टियां हैं। तो आपका अडॉप्ट हुआ नहीं हुआ, आप तो रजिस्ट्रार के मुंह पे मार के आ जाओगे येलो साहब हो गया। तो रजिस्ट्रार बोला कहाँ अडॉप्ट कहाँ हुआ है, हाँ अडॉप्टिव है सर, ठीक है अभी मैं प्रोविजनल रख रहा हूँ, तुम एडजर्न मीटिंग के अंदर जब भी से फाइनल करोगे ना तो उसके 30 दिन के अंदर आप मेरे पास ले आना तो मैं फाइनल मान लूंगा। अच्छी बात है। इसके बाद क्या करेंगे, फर्दर adopted financial statement at adjourned meeting, आरओसी के पास फिर से फाइल करो विद इन 30 डेज, बात खत्म हो गई। अच्छा ये तो बात हुई मीटिंग हेल्ड, मीटिंग नहीं हुई उसका क्या, नहीं हुई तो कोई बात नहीं है, टेंशन क्या लेना। अच्छा इसका फॉर्म जो है ना एओसी 4 के अंदर होता है ये सब, एओसी 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अपन आरओसी के पास सबमिट करते हैं ना, तो आरओसी ने क्या कर रखा है, एक फॉर्म दे रखा है एओसी 4 में मेरे पास लेकर आना। और अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो एओसी एओसी 4 ही है, साथ में सीएफएस भी जोड़ देते हैं अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो, ठीक है। ये ध्यान रखना एओसी 4 इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, और इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, वो टुच पुच से क्वेश्चन आते हैं ना, अगर फॉर्म के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो एओसी 4 से ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे कंपनी लॉ में कोई फॉर्म नहीं है। एओसी 4, एडीटी 1, एक एडीटी वाला एक एओसी वाला, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर्म्स। और एओसी में भी जितने फॉर्म है उसमें भी एओसी 4 जो है ना ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अच्छा अगर मीटिंग नहीं हुई है तो क्या, अगर मीटिंग नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट्स प्लस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट with reason for not holding AGM, ROC को बताओ
30 दिनों में। कहाँ से 30 दिन? लास्ट डेट ऑफ एजीएम। ध्यान से भाई, जैसे मान लो कि एनुअल जनरल मीटिंग हुई नहीं, तो एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हुई तो जो भी प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट या प्रिस्क्राइब्ड आपके स्टेटमेंट्स हैं वो रजिस्ट्रार के पास लेकर जाओ, वहां पे बोलो कि आरओसी हमारी तो मीटिंग ही नहीं हुई है, और मीटिंग नहीं होने के पीछे ये कारण थे, इस वजह से हम मीटिंग नहीं कर पाए। मीटिंग करेंगे, आपको अडॉप्ट करके भी देंगे, अभी हम आपके सामने हाथ जोड़ के आए हैं, हमारी अर्जी ले लो। तो ये कब से, क्योंकि क्या है कि एजीएम से 30 दिन, एजीएम से 30 दिन, ये अपन ने पढ़ा है, यहाँ कहाँ गया? आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब फाइल करने हैं? एजीएम से 30 दिन के अंदर। लेकिन एजीएम हुई नहीं, तो जिस लास्ट डेट को एजीएम हो जाना चाहिए थी एज पर सेक्शन 96, एज पर सेक्शन 96 जिस अंतिम तिथि को एजीएम हो जाना चाहिए थी, उस डेट से 30 दिनों के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को फाइल कर देने। बहुत अच्छी बात है। फॉर्म क्या है? एओसी 4। अच्छा सोचो, अगर ये एक जनरल कंपनी की जगह अगर ये ओपीसी होगा ना, ओपीसी सेक्शन 137 कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर आरओसी के पास फाइलिंग करनी है हमने, तो 180 डेज फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यहां पे 30 दिन का लफड़ा नहीं है। अगर आपको याद हो तो हमने मीटिंग में बात किया था कि एनुअल जनरल मीटिंग जैसी कोई मीटिंग के प्रोविजंस जो हैं, ये ओपीसी, अकेला आदमी किससे मीटिंग करेगा यार? बात किया था ना अपन ने, कम से कम 2 आदमी तो होने चाहिए मीटिंग के लिए। तो जब एजीएम जैसा कुछ है ही नहीं, तो फिर इन्होंने बोला कि जब आपके फाइनेंशियल क्लोजिंग हो जाता है, वहां से 180 दिन के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुंह पे मारो। किसके मुंह पे मारो? आरओसी के। ये ओपीसी के लिए प्रोविजन है स्पेसिफिकली। क्लियर है? क्यों? क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होती है। ओ तेरी, ये क्या हुआ? चलो ये क्योंकि क्लियर है क्या? क्या बात कर रहे थे हम लोग? स्किप हो गया। हाँ, तो ओपीसी, ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी। हाँ जी, हाँ सर, ठीक है। चलो, स्मॉल कंपनी में भी मीटिंग तो होती है ना भाई। चलिए, अब आते हैं बात, तीसरी बात। ये क्या हो रहा है? कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है गलत, कुछ तो हो रहा है गलत, कुछ तो हो रहा है गलत, कुछ। इस बार ठीक है। अब केंद्र सरकार ने क्या किया है? अब जो अपन, यार ये हो क्या रहा है? हाँ नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब सही हो गया। भाई क्या है कि रूल 3 में सरकार ने बोला, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं। रूल 3 में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि कुछ प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज हैं, कुछ प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज हैं जिनको अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं रजिस्ट्रार को AOC4 फॉर्म जो अपन भेज रहे हैं वो XBRL फॉर्मेट में भेजना है। ये क्या है? एक फॉर्मेट होता है, इसका नाम मैं आपको लिखवा देता हूं। XBRL आपको मालूम है वैसे यार, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। कुछ प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज हैं जिनके लिए केंद्र सरकार ने या रूल 4 में नियम ये बना के रखा है कि भाई साहब आपको रजिस्ट्रार को कागज AOC4 फॉर्म के अंदर जो भेजने हैं वो XBRL फॉर्मेट में भेजने हैं। XBRL मतलब एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, इसमें भेजने। अब वो प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज कौन सी हैं? कुल 4 बोली है। पहली, एवरी लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनीज और इसकी सब्सिडरीज।
लिस्टेड कंपनीज और इसकी सब्सिडरीज। दूसरी, कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ और मोर। अदर कंपनी, अच्छा ये अब चलो लिख देता हूं यार, अदर देन लिस्टेड, अदर देन लिस्टेड पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ और मोर। तीसरी, तीसरी क्या है जी, आपका टर्नओवर 100 करोड़ और मोर। नंबर 4, जो कंपनी जो डिवीजन 2 कंपनी है, डिवीजन 2 यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड-एस को का कंप्लायंस करते हुए को फॉलो करते हैं, और क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो ये 4 कंपनीज हैं, ये 4 कंपनीज हैं, ये 4 कंपनीज हैं, इनको AOC4 एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज XBRL फॉर्मेट में रजिस्ट्रार के पास, वो 30 दिन में कागज भेजने, 30 दिन में कागज, सारी बातें वही है, फॉर्मेट क्या होगा बस XBRL। तो ये 4 कंपनीज के लिए दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज का ख्याल रहे, जैसे मान लो कि टर्नओवर पहले था 120 करोड़, ये एप्लीकेबल हो गया, पिछले साल ये था, इस साल हो गया 60 करोड़, अब ये एप्लीकेबल रहेगा, वंस एप्लीकेबल फॉरएवर एप्लीकेबल, वंस एप्लीकेबल लिख दूं क्या, वंस एप्लीकेबल फॉरएवर एप्लीकेबल। मान लो पेड अप शेयर कैपिटल 6 करोड़ हो गई, बाद में कम कर रहे हैं बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज से, अब वो 6 करोड़ से नीचे आ गई, अब कभी ऊपर जा ही नहीं रही, और टर्नओवर तो थोड़ा सा ही है, लेकिन एक बार लग गया तो हमेशा के लिए लग गया, एक बार लगा तो लगा 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 रे, लगा 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 रे, XBRL फॉर्मेट AOC4 में। क्लियर है क्या, ये क्लियर है? तो चीजें बस थोड़ी सी और बाकी है, फिर खत्म हो जाएगा। फॉरेन सब्सिडरीज के बारे में बोला है इसने, फॉरेन सब्सिडरी है तो रजिस्ट्रार को अपन भेज रहे हैं, CFS भेज रहे हैं, स्टैंड अलोन डॉक्स तो भेज ही रहे हैं, स्टैंड अलोन मतलब हमारे, अगर फॉरेन सब्सिडरी है तो सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उसको भेज दो, अगर वो किसी और लैंग्वेज में है तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी भेज दो, यानी कि ये सारी बातें वही हैं जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ी हैं। तो ये आपको सब इंपॉर्टेंट चीज इसमें XBRL है, इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये छोटा सा आपका प्रोसीजर है, अगर ये समझ में आता है तो इसकी पैनल प्रोविजन, इसकी पेनल्टीज देख लेते हैं। पेनल्टीज, पेनल्टीज क्या बोल रही हैं जी इसकी, इसकी पेनल्टीज बोल रही हैं कि अगर आपने सेक्शन 137 का उल्लंघन किया और क्या हो, आप एक कंपनी हो, आप एक कंपनी हो, तो 10,000 रुपए फटका वन शॉट और 100 रुपए रोज, 10,000 कंपनी है तो 10,000 प्लस 100 पर डे, ये 100 पर डे ये लिखा है, आपको समझ में आता है ना, जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा 100 रुपए, और मैक्सी 2 लाख रुपए तक का फाइन है। अगर कंपनी की जगह ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, तो उसके लिए भी फाइन यही है, 10,000 रुपए, 100 रुपए, लेकिन 50,000, ये 2 लाख की लिमिट को 50,000 का कर दिया। तो इसके लिए क्या है जी, 10,000 प्लस 100 पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूअस, और मैक्सी 50K, 50,000 रुपए।
आप लोग वहां के मत लिख के आना, आप लोग 1000 पूरा लिख के आना, या THOUSAND लिख के आना। इतना समझ में आता है तो ये ब्लॉक आपका खत्म होता है। सेक्शन 137 130 सॉरी 136 137 वाला ब्लॉक खत्म होता है। लिख चुके? यस। अंगूठा चाहिए, अंगूठा। फॉरेन सब्सिडरी है तो देखा जाएगा, ऑडिटेड है अनऑडिटेड है, ऑडिटेड है तो भी ले लो, अनऑडिटेड है तो भी ले लो, लेकिन रीजन दे दो। मतलब कहानियां बिल्कुल वही हैं, सेम जो पीछे अपन देख कर आए हैं उसमें। बस यही है कि अगर जो चीजें अपन मेंबर को दे रहे हैं तो वो चीजें रजिस्ट्रार को भी दे दो यार, लेकिन थोड़ा सा आपको बाइफरकेट या XBRL फॉर्मेट का आपको ध्यान रखना है। ये सिर्फ ROC को AOC 4 में देना है, और AOC 4 नंबर आपको आपको पता होना चाहिए। चलो, तो एक ब्लॉक खत्म हुआ, दूसरा ब्लॉक लेते हैं अपन। सेक्शन 130 एंड 131 वाला, रीकास्टिंग, रीओपनिंग एंड रीकास्टिंग और रिवीजन। सेक्शन 130, रीओपनिंग एंड रीकास्टिंग of accounts on courts/tribunal order। देखो सीधी सी बात, शिकायत होगी, ट्रिब्यूनल इस बात का संज्ञान लेगा और आदेश पारित कर देगा। इतना सा सेक्शन। देख, शिकायत कौन कौन करेगा? एप्लीकेशन बाय, एप्लीकेशन कौन कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, या फिर कौन कर सकती है? सेबी ने किया, या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने किया, या फिर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी किसी भी बॉडी ने किया, या फिर एनी अदर कंसर्न्ड पर्सन। ये कंसर्न्ड पर्सन भी बड़े हरामखोर होते हैं, कंपनी को जीने नहीं देते हैं, कहीं भी आके ना उंगली करके चले जाते हैं साले, और फिर सरकार उसके पीछे, कंपनी के पीछे लग जाती है। इनमें से किसी ने भी एप्लीकेशन दिया, किसको दिया एप्लीकेशन? एप्लीकेशन किसको दिया जी? एप्लीकेशन टू कोर्ट। सेक्शन के ऊपर ऊपर में क्या बोला है? कोर्ट और ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है, तो एप्लीकेशन टू कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल। क्या एप्लीकेशन दिया कि साहब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन फ्रॉड्यूलेंट मैनर, खाते ठीक तरीके से नहीं बनाए गए हैं सर। दूसरी बात, कंपनी के अफेयर्स, बहुत अफेयर है इस कंपनी के, बहुत ज्यादा अफेयर है, बहुत इसका चरित्र खराब हो रखा है आजकल। अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर mismanaged रिलेटेड टू अकाउंट्स। यानी कि अकाउंट्स में इतनी घपला घपली हो रही है कि क्या ही आपको बताएं। खाते ठीक तरीके से नहीं बनाए जा रहे हैं, कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है प्रॉपर वाला मिसमैनेजमेंट है। ये इंफॉर्मेशन ये इन्होंने शिकायत करके दी है
कि साहब इनके खाते इनको दोबारा बनाने को बोलो, इनको बोलो ठीक करें, इनको बोलो रीओपन करें और दोबारा से बनाएं। तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ट्रिब्यूनल बोलेगा अच्छा ठीक है, एक काम करो, मैं इनके ऊपर बात करता हूं, आप मुझे डिटेल में बताओ कहना क्या चाहते हो, किस आधार पे आप ये कह रहे हो। तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा? एप्लीकेंट्स में वापस से ये पांचों का नाम नहीं लिख रहा हूं, एप्लीकेंट्स लिख रहा हूं। ट्रिब्यूनल इन एप्लीकेंट्स को बोलेगा एक रिप्रेजेंटेशन बना के दो, ट्रिब्यूनल क्या करेगा? इनको एक नोटिस देगा और नोटिस में क्या बोलेगा कि एक रिप्रेजेंटेशन आप बनाकर दो हमें। ये अपनी पूरी कहानी चिट्ठी लिख के उनको बता देंगे। फिर इसके बाद ट्रिब्यूनल को जैसा ठीक लगता है, एज ई डीम्स फिट, ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ऑर्डर पास करेगा। अगर वो चाहता है कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज किया जाए तो रिवाइज करो, रीकास्ट किया जाए, दोबारा से लिखा जाए तो रीकास्ट किया जाए, रीकास्ट ऑफ अकाउंट्स, रीकास्ट द अकाउंट्स। और ये जो डिसीजन होगा, जो रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे ना, यही फाइनल माने जाएंगे उस साल के, जिस साल के शिकायत है। अब कि अरे उस साल के मतलब ये इस साल की बात नहीं कर रहे, नहीं नहीं, ये तो 4 साल पहले भी जा सकता है कि सर 3 साल पहले इन्होंने ऐसा ट्रांजेक्शन किया था, ऐसे ऐसे गड़बड़ किए थे, अभी ये बहुत संत बन के घूम रहे हैं ना, लेकिन 2 साल पहले की कहानी उठा के देखो इनकी, 3 साल पहले की देखो, तो ऐसे कितना पीछे साल जा सकते हैं? 8 साल तक जा सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ेंगे, यहां आपने पढ़ा है प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब तक होता है? 8 साल तक होता है। लेकिन केंद्र सरकार चाहे तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन को बोलती है तुम्हें 10 साल बनाना है, तो फिर उसे 10 साल, तो उस सूरत में 10 साल तक खोल सकते हैं। केंद्र सरकार ने बोला तुम्हें 20 साल बनाना है तो 20 साल, उस सूरत में पिछले 20 साल तक खोल सकते हैं। लेकिन इन जनरल 8 इयर्स बैक तक आप जा सकते हो फॉर रिकास्टिंग। कब तक जा सकते हो आप? 8 साल पीछे तक जा सकते हो रिकास्टिंग के लिए। इतना समझ में आता है तो सेक्शन खत्म है, सेक्शन इतना समझ में आता है, सेक्शन इज ओवर। सेक्शन क्या कह रहा है कि साहब सेबी ने कहा ट्रिब्यूनल से या कोर्ट से, केंद्र सरकार ने कहा ट्रिब्यूनल से या कोर्ट से, इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने कहा ट्रिब्यूनल से या कोर्ट से, या कोई भी कंसर्न पर्सन, वो क्रेडिटर हो सकता है, कंपनी का मेंबर्स हो सकता है, कंपनी का डिवेंचर होल्डर हो सकता है, डिवेंचर ट्रस्टी, जो भी कंसर्न पर्सन है जिसको इंपैक्ट पड़ सकता है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, नुकसान हो रहा है अगर, तो कोई भी बंदा, कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी किसी पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी का प्रावधान के प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया है, तो वो भी चिट्ठी लिख के बोल सकते हैं कि यार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्होंने प्रॉपरली बनाए नहीं है, फ्रॉडुलेंट तरीके से बनाए हैं, और पूरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये मिसमैनेज हुआ है। तो ट्रिब्यूनल बोलेगा, ट्रिब्यूनल उनको वापस से नोटिस भेजेगा कि एक रिप्रेजेंटेशन दो, उसको कंसिडरेशन में लेके जैसे उसको ठीक लगता है वैसे ट्रिब्यूनल आदेश पारित कर देगा। और अगर उससे रिकास्टिंग या रिवीजन के लिए कह दिया है तो ऐसे रिवाइज स्टेटमेंट एकदम फाइनल स्टेटमेंट माने जाएंगे। और पीछे कितने साल तक ट्रिब्यूनल जा सकता है? 8 साल तक ये सेक्शन का बेनिफिट आपको मिलेगा कि 8 साल तक पीछे कभी भी किसी भी खाते को खुलवा के रिकास्टिंग के लिए जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर उससे ज्यादा सरकार ने बोला है तो उससे ज्यादा फिर चले जाओ, अपना कोई टेंशन नहीं, ठीक है। क्लियर है क्या? कंपनी जो है, चलो ठीक है। फिर ये थोड़े से इसमें वो है, प्रोसीजर पार्ट है, यानी कि कम फिर वो जब हो जाएगा तो कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा शेयर होल्डर को, भाई एक इंग्लिश में और एक हिंदी में, हिंदी में नहीं इंग्लिश में और वर्नैक्युलर में, रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट पुट फॉर कंसीडरेशन। अब क्या होगा कि रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एजीएम में कंसीडरेशन के लिए रखा जाए, मतलब कहानियां वही हैं यार सारी। भाई जैसे एक बार रिवाइज आ गए ना तो अब नई दुल्हन है, पुरानी दुल्हन गई,
नई दुल्हन आई तो नई दुल्हन का भी वही टीका तिलक बिल्कुल वैसे ही होगा। यानी कि अब वो एजीएम में अडॉप्ट करने के लिए इनको अडॉप्ट किया जाएगा, पुरानी वाली से तो तलाक हो गया, अब नई जो आई है उसी को अडॉप्शन के लिए रखा जाएगा। क्लियर है क्या बॉस? सर आई एम ए बिग फैन ऑफ यू, थैंक यू सो मच। वो जो भी आपका नाम है, आनंद झा, आनंद झा, ओके ओके। नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 131। सेक्शन 131 आपका 130 में जितना मैंने लिखा है इसके इसके अलावा कुछ दिमाग मत लगाओ, बस बात खत्म, जितना लिखा है उतना अंगूठा दे दो, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 131 वॉलेंट्री रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और बोर्ड रिपोर्ट। वॉलेंट्री रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट। अभी तो क्या था कि किसी को तकलीफ थी, प्रूफ दो। प्रूफ किस चीज का? ओके कुछ मैंने पूछा होगा, ठीक है। वॉलेंट्री रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट, यार सीधी सी बात है, अभी तो किसी को तकलीफ था तो उसने कहा कि यार सर देखो ना इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है यार, मजा ही नहीं आ रहा हमको। तो सरकार बोलेगी एक मिनट रुको, लिख के दो पूरी बात, हाँ हाँ ठीक तो नहीं है यार, चलो ठीक करो, ठीक करो यार, खत्म खत्म। वो ठीक क्या वही फाइनल है। हम सेक्शन 131 कह रहे हैं कि डायरेक्टर्स को खुद को खुजली है कि यार हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो पिछले साल गड़बड़ हो गई है, अब उसको सुधारना है, क्योंकि हम सुधार लो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर वो डंडे पे तेल लगा के लाएंगे और जुप जुप आवाजें आएंगी और हमें तकलीफ होगी। तो इससे अच्छा हम खुद सुधार लेते हैं। और इवन वो छोड़ो, बोर्ड रिपोर्ट 134 में जो हमने बनाई, 129 में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, 128 में तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, 129 में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया और 134 में जो हमने बोर्ड रिपोर्ट बनाई है, 134 135 में तो सीएसआर है ना, तो 134 में जो हमने बोर्ड रिपोर्ट बनाई है, 129 में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है उसको हम रिवाइज करना चाहते हैं। उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेंज करेंगे तो बोर्ड में भी चेंज होना चाहिए, तो वो हमें रिवाइज करना है। पिछले साल कर लो, उसके पिछले साल कर लो, उसके पिछले साल कर लो, उसके पिछले साल नहीं, ठीक पिछले 3 साल तक जा सकते हो आप रिवीजन के लिए, ज्यादा के लिए अपन नहीं जा सकते। अपन अप्रूवल के लिए ट्रिब्यूनल को चिट्ठी भेजेंगे कि ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल करने दो ना, करने प्लीज करने दो, तुम भी तो डंडा लेके दौड़ाते हो, तब भी तो हम करते हैं ना, अब प्लीज हमको कर लेने दो ना ट्रिब्यूनल, प्लीज करने दो ना, प्लीज ट्रिब्यूनल करने दो, भगवान का समाज की बात नहीं करेंगे, बस आज कर लेने दो। 1 साल हो गया ना, तो 1 साल में ऐसे नहीं कि फिर से करो फिर से करो फिर से करो, नहीं, 1 साल में एक बार। ट्रिब्यूनल को अपन चिट्ठी भेजेंगे तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, उसको चिट्ठी भेजेगा, किसको, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को चिट्ठी भेजेगा और केंद्र सरकार को चिट्ठी भेजेगा और ऑडिटर को चिट्ठी भेजेगा कि यार वो रिवीजन की बात कर रहे हैं। इनकम टैक्स देख लो, जैसे ही रिवाइज करेंगे तो अगर टैक्स लाइबिलिटी बढ़ती है जब तो तुम्हारा बढ़िया, और रिफंड की बातें आती है तो तुम संभाल लेना मतलब। तो ऐसे चिट्ठियां इनको भेजी जाती हैं। चिट्ठियां भेजने के बाद जब कंफर्म हो जाता है तो ये क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज कर देंगे अपने, या बोर्ड रिपोर्ट को रिवाइज कर देंगे अपनी, और विद इन 30 डेज आरओसी के मत्थे मार देंगे। अगर इतना समझ में आया सेक्शन खत्म। बस खत्म हो गया यार ये भी। ये यश अभी 3 सेक्शंस हुए हैं, यहां से कर लो। सर पहले के मैसेज हैं, अच्छा सर मेरा पोपट हो गया, मैं सोचा 4 बजे क्लास है। अरे बस ये मान लो, आप ये मान के चलो कि कुछ हुआ ही नहीं है, और अभी कुछ होगा ना वो भी कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि कुछ तो होना ही नहीं है, ये चैप्टर में कुछ है ही नहीं मतलब। जो बैठे हैं बेचारे वो भी सोच रहे हैं कि कहाँ फंस गए। तो ये चैप्टर थोड़ा सा हम आराम आराम से लेके चल रहे हैं। 2-3 सेक्शन मतलब आज मैं आपको टाइम से छोड़ दूंगा, समय पे छोड़ दूंगा आज, क्यों? क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा बोर करके छोड़ने से अच्छा है ना कि एक संक्षिप्त में इतनी चीजें हो कि याद रहे, तो वैसे करके चलेंगे। अच्छा कल का टाइम क्या रखें, कोई अपना टाइम बता दो फटाक से।
12:30, ओके। अच्छा, 12:30 के लिए सिर्फ आपको अंगूठा देना है। 12:30 बजे अपन सेशन रख सकते हैं क्या? आपको थम्स अप करना है सिर्फ। आप साथ साथ, अरे 12 इज गुड सर, यही टाइम बेटर है। 12:30, 3 बजे। अरे 3 बजे, अरे बाप रे, कल संडे है ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। कल संडे में स्टाफ नहीं आता ना। 12 से 3। 12:30 ठीक है, 11:30 ठीक है, 12 भी ठीक है, 12 से 3 कर देते हैं। 12 से 3 का तो शो होता है ना पिक्चर का। हाँ, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, आप साथ में लिख रहे हैं, मैं बोलता जाता हूँ, नहीं तो क्या, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी वैसी है। अपन बात कर रहे हैं, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसा लगता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें तैयार करने थे वो सेक्शन 129 के अकॉर्डिंगली करने थे, लेकिन 129 के अकॉर्डिंगली हम तैयार नहीं कर पाए, 134 के अकॉर्डिंगली बोर्ड रिपोर्ट तैयार करनी थी, हम नहीं कर पाए, तो वो एप्लीकेशन देगा ट्रिब्यूनल को एनसीएलटी 1 फॉर्म के अंदर कि साहब ये हमसे नहीं हो पाया। ये जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तय करते हैं ना कि हमें रिवीजन करना है, तो तय करने के लिए पहले बोर्ड मीटिंग में बोर्ड सोल्यूशन पास करेंगे कि हमें रिवाइज करना है। क्या सभी लोग राजी हैं रिवाइज करना है? तो सभी बोलते हैं हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, तैयार हैं। अहू स्पार्टाज, अहू। तो फिर वहां पर फिर ये जो स्पार्टा जो डायरेक्टर से सारे तैयार, रिजोल्यूशन पास हो गया, तो वहां से 14 दिन के अंदर एप्लीकेशन देंगे। अब ट्रिब्यूनल के पास चलो, तो ट्रिब्यूनल को चिट्ठी लिख के देते हैं। मैक्सिमम ठीक पिछले 3 साल तक जा सकते हो। एप्लीकेशन में आपको रिवीजन के ग्राउंड्स आपको बताने पड़ेंगे कि आपको ऐसी खुजली अचानक से क्यों महसूस हुई। अब ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ट्रिब्यूनल एक नोटिस देगा ऑडिटर को, ठीक है, और किसको देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और किसको देगा? इनकम टैक्स अथॉरिटी को। इनकम टैक्स अथॉरिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट से वो कहेगा कि अपना रिप्रेजेंटेशन दे दो, कोई तकलीफ है तुम्हें तो। मतलब अगर सरकार को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है इनके वो सब करने से, कहीं बदमाशी तो इन्वॉल्व नहीं है, तो ट्रिब्यूनल ऐसे करके उनको चिट्ठी भेज देगा। अब मान लो ट्रिब्यूनल को बात समझ में आ गई, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा? फाइनली अप्रूव कर देगा इनको। अप्रूवल बाय ट्रिब्यूनल, अप्रूव हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो फिर जनरल मीटिंग कॉल की जाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वहीं अडॉप्ट कर लेंगे।
और फिर उसके बाद आरओसी के मुंह पे 30 दिनों के अंदर ये कागज मार दिए जाएंगे। दैट्स इट, सेक्शन इज ओवर। अब इसमें लिखा है ध्यान रहे कि जब आप करेक्शन करें तो 129 का उल्लंघन ना हो। अरे मेरे बाप, 129 का उल्लंघन लग रहा था तभी तो कर रहे हैं करेक्शन। लेकिन ध्यान रहे, हाँ ध्यान रख लेंगे बाबूजी, ध्यान रहे 134 का उल्लंघन ना हो, कॉन्ट्रावेंशन। ओ मेरे बाप, 124 का गड़बड़ लग रहा था तभी तो आए हैं। नहीं फिर भी ध्यान रहे, ध्यान रख लेंगे बाबूजी। ये वाला ब्लॉक भी खत्म होता है, सेक्शन 130 131। एक ब्लॉक हमारा 136 137 वाला हो गया। यार की खेल चले। 11 बजे? अरे तुम्हारे बजे ही नहीं खत्म हो रहे, सॉरी सॉरी मेरी गलती है। आप चलो ठीक है, कल अभी जाते जाते एक बार फाइनल कर लेंगे अपन ना। मैं सर आप ना डन लिखेंगे। अगर आपने लिख लिया तो आप क्या करेंगे, डन। देखो मुझे नहीं लग रहा कि इसको बहुत बहुत रिपीट करने की जरूरत है। आप इसको स्पीड बढ़ा के भी देखोगे ना, जो देख रहे हैं रिकॉर्डेड, तो इवन ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो अब आते हैं कि कहाँ आते हैं, और एक ब्लॉक पे आते हैं, सेक्शन 129 एंड 128। 128 129, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा ना, तो आप भी बोलोगे यार ये क्या मतलब दिन आ गए हैं, ये भी अपन को पढ़ रहे हैं, अपन को ये चीजें पढ़ना पड़ रहा है। तो अब ठीक है, जैसे दिन वैसे दिन, वैसे ही दिन। चलो, सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेक्शन 129, that is financial statement. इस चैप्टर को डिस्कस करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब हम इस चैप्टर से निकलते हैं तो इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। उसके पीछे रीजन यह है कि 80-90 पेजेस का ये चैप्टर हमें नजर आता है, और जैसे ही 80-90 पेजेस का नजर आता है तो हम पूरा छोड़ देते हैं। तो भाई जो हैवी पोर्शन है, जैसे क्या है सीएसआर, सीएसआर को तो अलग से एक राज्य घोषित कर देना चाहिए, इतना बड़ा सेक्शन है वो। जैसे तेलंगाना को अलग राज्य घोषित कर दिया, इसको भी कर दो यार, इतना बड़ा सेक्शन है। तो उसको हमने छुआ ही नहीं। 134 बड़ा है, उसको हमने छुआ ही नहीं। हमने क्या किया, किनारे खत्म कर रहे हैं, किनारे खत्म कर रहे हैं। अरे एक एक दो दो नंबर के टुकड़े तो यहां से आएंगे। और अगर मान लो, क्योंकि सीएसआर से पिछली दफा क्वेश्चन आ गया, मान लो इंस्टीट्यूट को लगा कि सीएसआर से इस बार नहीं पूछते, तो इन्हीं से पूछेंगे जो स्क्रैप अपन तैयार कर रहे हैं। कहने को स्क्रैप है लेकिन महत्वपूर्ण है, एक एक नंबर दो दो नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आने की संभावना बहुत होती है। कई बार 3 ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, कई बार 4 भी आते हैं। 2 से 3 तो आते ही हैं, और जितना अपन ने तैयार किया ना उसमें आ चुका है ऑब्जेक्टिव आपका। चलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ प्रोविजन बोलते हैं कि भाई साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप तैयार कर रहे हो ना, ऐसे तैयार करो कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दें। ट्रू एंड फेयर व्यू दें। किस चीज का ट्रू एंड फेयर व्यू दें? फाइनेंशियल स्थिति का, ऑर्गेनाइजेशन की, फाइनेंशियल स्टेट का, ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिख दो क्या? स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। दूसरी बात, दूसरी बात क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस होना चाहिए। यही इंपॉर्टेंट बात है बस इसमें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस करो जी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, एफएस रेडी करो जी। बहुत अच्छी बात। चौथी बात कि फाइनेंशियल शेड्यूल 3 नहीं लगेगा, शेड्यूल
थ्री नहीं लगेगा। किस किस पर नहीं लगेगा जी? बैंकिंग कंपनी पर, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पर, इंश्योरेंस कंपनीज पर। इन पर क्या होगा? आपका शेड्यूल 3 का फॉर्मेट एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। अब इंड एएस और एएस ये जो भी फॉलो करने हैं आप फॉलो करो। इसके बाद क्या बोलते हैं जी? इसके बाद और कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, और अदर क्लास ऑफ कंपनीज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर केंद्र सरकार ने किसी क्लास ऑफ कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी तरीके दूसरे तरीके से या किसी स्पेशल एक्ट से गवर्न हो रहा है, तो उस स्पेशल एक्ट ने उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके अकॉर्डिंगली तय कर रखे हैं, तो आप वैसे ही फॉलो कर लो। और जहां पर उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तय करने के लिए नियम नहीं दिए, तब ये शेड्यूल 3 एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगा। तो कोई चक्कर ही नहीं है, कोई वांदा नहीं है, कोई चक्कर, कोई लफड़ा नहीं है। अब आगे बात करते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भैया ये बोलता है कि जब भी अगर मान लो आपकी कोई सब्सिडरी है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। अगर आपकी सब्सिडरी नहीं है तो कंसोलिडेटेड कैसे बनाओगे? मत बनाओ। लेकिन एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीएफएस को लेकर, यानी कि एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो भी सीएफएस से संबंधित है उनका पालन हो। यस। और ये जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप सबका अनुपालना करते हुए बनाओगे, तो ये बनाने के बाद इसे एनुअल जनरल मीटिंग में रखा जाए। वहां रख के आ रहे हैं अपन, इनको मालूम नहीं है कि अपन पीछे से आगे आ रहे हैं, तो वहां एजीएम में रखो। और अगर ये किसी और भाषा में है, मान लो सब्सिडी आपके दूसरे देश की है, तो फिर अंग्रेजी भाषा में इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी होने चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अब कुछ केसेस में सैलिएंट फीचर, ये सैलिएंट फीचर की बात भी अपन उधर कर चुके हैं। ये कह रहा है कि स्टेटमेंट कंटेनिंग सैलिएंट फीचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी सब्सिडियरी और एसोसिएट। ये कह रहा है कि भाई साहब ये जो सैलिएंट फीचर्स हैं कंपनी के एओसी 1 के अंदर, एओसी 1 के अंदर कंसोलिडेटेड, याद है कुछ कि कुछ कंपनीज होती हैं जिसके वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं इंपॉर्टेंट जिसमें सैलिएंट फीचर्स होते हैं, तो वो किस फॉर्मेट में तैयार होना है? एओसी 1 के अंदर होना है। अच्छी बात है। आगे इसमें कुछ है क्या? टेक्निकल एग्जम्पशन है। एग्जम्पशन फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है अगर आपकी होली ऑन सब्सिडरी है और 100% शेयर होल्डर्स ने लिखित में मना कर दिया है कि सीएफएस की जरूरत नहीं है, तो सीएफएस की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है और उस किसी स्टॉक एक्सचेंज पे ना तो वो लिस्टेड है ना ही उसकी सब्सिडरी लिस्टेड है, तो फिर सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, अल्टीमेट, मतलब ये 2-3 बातें हैं। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि जो भी चीजें आप अकाउंट्स में देखते समझते जानते हैं ना, हाँ, जो भी आप उसमें देखते समझते जानते हैं ना, वही बातें हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है वो सुन लो। इस सेक्शन में इंपॉर्टेंट बात, मतलब आप जब ये सेक्शन को पढ़ेंगे ना, तो आपको अपने आप ऐसे होगा कि यार इसमें बस ये 4 चीजें खास बातें ये मुझे ध्यान रखनी है। तो उसमें इसमें खास बात क्या है कि आप अगर मान लो कि आपने नॉन कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड while preparing फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन नहीं किया है तो फिर आपको डिस्क्लोजर करना होगा। डिस्क्लोजर में आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमने अनुपालना नहीं की है, नॉन कंप्लायंस की वजह से क्या कोई डेविएशन आया क्या?
हम अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते तो हमारा आंसर ये आता, वैसे हमारा ये आ रहा है, यानी कि चेंज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया तो क्या कोई डेविएशन आया है? हाँ, उसके रीजंस बताओ क्यों आया है, उसके कारण बताओ कि भाई हमने जो माल को लिया, हम माल खरीद के लाए थे 50,000 रुपए में, माल खरीद के लाए हम 50 करोड़ रुपए में, लेकिन आज की ये एक्चुअल कॉस्ट थी इसकी और आज की वैल्यू है इसकी 22 करोड़ रुपए, यानी कि माल की वैल्यू गिर गई है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या कहता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर उस पे ले लो, लेकिन हमें क्या लगा 50 रुपए तो हमारे लगे हैं यार, ऐसे कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर ले, तो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस नहीं किया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस नहीं किया तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा 28 करोड़ रुपए से बढ़ के आ रहा है, 28 करोड़ रुपए से बढ़ के आ रहा है, तो 28 करोड़ रुपए से प्रॉफिट हमारा बढ़ के आ रहा है, जो एक्चुअल हमारा प्रॉफिट नहीं है। एक्चुअली अगर हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस किया होता तो 22 करोड़ रुपए पर हम क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते और 28 करोड़ का ये डिफरेंस नहीं आता। तो ये रीजन और फाइनेंशियल इफेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट कितना बढ़ के या घट के आ रहा है, फाइनेंशियल इफेक्ट्स। ये तीनों चीजें एक बार एग्जाम में पूछी गई हैं। वन लाइनर क्वेश्चन था, वन लाइनर आंसर करना था, ट्रू फॉल्स था। उसमें पूछा गया था कि बताओ बच्चों बताओ कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं किया तो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन नहीं करने के कारण से क्या क्या नुकसान हुए हैं आपको बताना पड़ेगा, या क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में बताया था कि साहब आपको डेविएशन बताना है और फाइनेंशियल इफेक्ट्स बताने हैं, डेविएशन एंड फाइनेंशियल इफेक्ट्स। रीजंस गायब कर दिया था क्वेश्चन में, और उसमें हालांकि वो ट्रू फॉल्स था कि एबीसीडी 4 था, ध्यान नहीं है मुझे, और वही क्वेश्चन एज इट इज उठाकर आपको मॉड्यूल में भी लिया गया है। तो फिर आपको तीनों चीजों पे हाथ लगाना है कि साहब डेविएशन क्या आया, उसके पीछे कारण क्या रहे, और उसका कहां कहां पर फाइनेंशियल इफेक्ट पड़ रहा है। ये सारी चीजें अपन को उतार चढ़ाव या चेंज, यस डेविएशन का मतलब यही, तो ये सब बता देंगे। अब लॉ कहता है कि पैनल प्रोविजन, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी जिसकी, उसकी फाइनेंशियल, उसकी पैनल प्रोविजंस भी होंगी। तो ये कौन है भैया, अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है तो डंडा किसको मिलने वाला है, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ, या फिर अदर पर्सन जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑथराइज करके रखा है उसको होगा। ठीक है, उसको क्या होने वाला है जी, उसको पढ़ने वाला है जी एक डंडा अप टू 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट, सीधा जेल के प्रावधान है, उसको सीधा जेल के प्रोविजंस हैं, या फाइन अप टू 50,000, सॉरी अप टू नहीं है, सॉरी 50,000 से फाइन कहाँ है, 50,000 से 5 लाख मैक्स, ये पनिशमेंट प्रोविजंस हैं। अगर मान लो इनमें से कोई भी बंदा नहीं है, ना तो एमडी, ना डब्ल्यूटीडी, ना CF4, किसी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑथराइज भी नहीं किया, इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने खुद बनाया, तो उस सूरत में ऑल द डायरेक्टर्स इन द एब्सेंस ऑफ अबव, ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन वाला है ये, ऑल द डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑल द डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आसान सा है पोर्शन, और ये अरे इसके नीचे दिया है, मतलब हाँ देख सकते हैं, सॉरी नहीं देख सकते, मेरे पास है आपके पास नहीं। क्लियर है क्या, अंगूठा दे दो। आप एक सेक्शन और देख लेते हैं, सेक्शन 128, वो भी ऐसा है कि बस छू और खत्म करो। बेटा आज आपको 20 मिनट नहीं, आज आपको आधे घंटे का मैं होमवर्क दूंगा, और आधे घंटे में आपने क्या करना है कि आपने पढ़ना है,
और आप बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करें। सबसे पहले आप 136 सेक्शन स्टार्ट करें, 136 137 वाला ब्लॉक खत्म कर दें, फिर आप 130 131 वाला ब्लॉक खत्म कर दें, फिर 128 129 वाला ब्लॉक खत्म कर दें। 6 सेक्शंस ये हो गए, एक हम करके गए थे। आपका कुल 10-11 सेक्शन है, तो 3-4 सेक्शन बचेंगे, तो अपन उसको कल देखने वाले हैं। चलिए सेक्शन 128 आज के लिए लास्ट सेक्शन करते हैं यार। आज थोड़ा उतना वो कुछ ऐसा, कहीं जहां पे कहानियां फंसती है ना वहां पे मजा आता है। यहाँ पे तो ऐसा करना है, करना करना है। तुम्हारी ये क्या बात हुई। चलो सेक्शन 128, 128 का नाम क्या है? बुक्स किधर गया? बुक्स ऑफ अकाउंट्स है क्या? अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय कंपनी। सेक्शन 128 क्या कह रहा है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय कंपनी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय कंपनी। अब यार ये आपको पता है, अब ध्यान से सुनते जाए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हमने देख लिया क्या क्या होता है। बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, शेयर होल्डर्स का शेयर होल्डिंग, चेंज इन शेयर होल्डिंग, वो स्टेटमेंट होता है। एक्सप्लेनेटरी नोट होता है, किसी से भी संबंधित उसकी डिटेल, जैसे होता है ना नोट 1 नोट 2 नोट 3, तो एक्सप्लेनेटरी नोट होते हैं। सब कुछ होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है? खरीदने बेचने की चीजें, यानी कि परचेज सेल्स रजिस्टर होता है, एसेट्स लाइबिलिटीज होती हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, कॉस्ट रिकॉर्ड होता है। और क्या होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? बुक्स एंड पेपर्स कंपनी शैल प्रिपेयर। भाई इस सेक्शन में क्या बोला है कि कंपनी शैल प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करो? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या होंगे ये लिखने की जरूरत है कि आप इसको गो थ्रू कर लेंगे, क्योंकि इतना टेक्निकल नहीं है। रिसिप्ट, पेमेंट अकाउंट, एसेट्स, लाइबिलिटीज, परचेज, सेल्स रजिस्टर, कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है। अच्छा, बुक्स और पेपर्स एंड पेपर्स, इसमें क्या क्या हो गया तुम्हारा? 2-3 नाम लिख देते हैं अपन। डीड्स, अग्रीमेंट्स, वाउचर्स, मिनट्स, एटीसीज। उसके बाद हो गया आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी, इसको कर लेंगे ना? ओके। हाँ, इसमें जो खास बात है उसके ऊपर अपन एम्फेसिस करते हैं। ओके, चेंजेस इन इक्विटी वगैरह ये हो गया। अब एक चीज का ध्यान रखना कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट हर कंपनी को बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब हर कंपनी को बनाना पड़ेगा, लेकिन ओपीसी को एग्जम्पशन है, नंबर 1। स्मॉल कंपनी को एग्जम्पशन है, नंबर 2। तीसरा, डोरमेंट कंपनी को एग्जम्पशन है। कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है ये। सीएफएस का मतलब मैं लिख देता हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और चौथा, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप कर रही है अभी, पर 137 का कॉन्ट्रावेंशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, चलो। अब ये सेक्शन आगे क्या कहता है? ये सेक्शन आगे कहता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दें,
दूसरी बात बोलता है अक्रूवल बेसिस हो, कैश बेसिस नहीं। कैश बेसिस इनकम टैक्स में बोलता है वो नौटंकी इधर मत करना, इधर सिर्फ अक्रूवल है। पगला जाते हो तुम लोग, ध्यान रखना टैक्स में आपने कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस सोचा समझा सुना समझा होगा, कंपनी में सिर्फ अक्रूवल बेसिस है, दिमाग से चलना। क्वेश्चन में कैश बेसिस देगा, आपको इनकम टैक्स में घुसेड़ेगा लॉ के पेपर में, आप सावधान सतर्क रहना, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना होता है। डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना होता है। ये सब फॉलो करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना कहाँ है, रजिस्टर्ड ऑफिस में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस। कहीं और रखना हो तो कहीं और रखना हो, कहीं और रख लो, अदर प्लेस, एनीवेयर इन इंडिया। उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और उसके बाद 7 डेज के अंदर, यानी कि यहां से कागज दूसरी जगह, देखो वैसे तो रजिस्टर्ड ऑफिस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना है, लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि यार हम यहाँ मत रखें, यहाँ पे पानी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा, जब भी बाढ़ आती है सबसे पहले हमारे ऑफिस में पानी घुसता है, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम दूसरे शहर में रख लेते हैं, शहर में चल के रख लेते हैं। मान लो गांव में था, तो अब इस शहर में तो 7 दिन के अंदर आरओसी को इंटीमेट कर देंगे कि भैया हम अपने कागज वहां लेके जा रहे हैं, तो कभी इंस्पेक्शन करने आना हो ना तो वहां आना, ठीक है, एक सूचना देनी पड़ेगी। तो एनी अदर प्लेस अगर किसी और जगह रखना चाहते हैं बिल्कुल आप रख सकते हो, कोई कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। आप इसको आरओसी को 7 दिन नया एड्रेस दे दो, नया एड्रेस बता दो बस। रजिस्ट्रार बोले मेरे को तो पता ही नहीं चला, तुम तो इधर से चले गए। अरे अरे थाम थाम यार थाम, रो मत हो, देखो एड्रेस दे देंगे नया हो। तो एक काम करना, वहां जाएगा, वहां से जाएगा, मंदिर दिखेगा, मंदिर पे घूमना, मंदिर के परिक्रमा लगाना, 2 बार लगाना, 2 बार लगाएगा ना तो तेरी बुद्धि खुलेगी, और जैसी तेरी बुद्धि खुलेगी आंखें भी खोलना, सामने तेरे को एक टावर दिखेगा, टावर के ऊपर चढ़ना, और ऊपर एकदम ऊपर चढ़ के ना देखेगा तेरे को लाल कलर की बिल्डिंग दिखेगी, और ऊपर से नक्शा भी दिख जाएगा, फिर नीचे उतरना और उस नक्शे पे आएगा ना, वही हमारा ऑफिस होगा। तो अपन आरओसी को क्या करेंगे, वहां का एड्रेस पूरा ऐसे समझा देंगे कि आ जाइयो बाबू आराम से हो। चलो ये प्लेस ऑफ कीपिंग हो गया। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ई फॉर्म में बुक्स मेंटेन, ई फॉर्म में बुक्स मेंटेन करना है जी। चलो करते मेंटेन। अरे राम जी, एक्सेसिबल इन इंडिया होना चाहिए, मतलब आपने इस तरह के सॉफ्टवेयर में लग लिया जो इंडिया में तो खुल ही नहीं रहा है, तो इट रिमेन्स एक्सेसिबल एनीवेयर इन इंडिया, जिधर मर्जी बैठकर एक्सेस होना चाहिए, एनीवेयर फ्रॉम इंडिया या इन इंडिया एट ऑल टाइम, जब मर्जी देख लो। बहुत अच्छी बात है। आगे क्या बोल रहे हैं, ऑडिट ट्रेल का ख्याल रखा जाए। यहां पे बोला है कि भाई साहब आप सॉफ्टवेयर ऐसा इस्तेमाल करो कि आपकी ऑडिट ट्रेल टूटे नहीं, छूटे नहीं। कल ऑडिट ट्रेल समझते हो क्या, कितने लोग ऑडिट ट्रेल समझते हैं? अब लिख नहीं रहा है, मैं ऐसे ही डिस्कस करके खत्म कर देता हूं, अब मैं ऐसे ही खत्म कर देता हूं डिस्कस करके। ऑडिट ट्रेल का मतलब समझ, कितने लोग समझते हैं ऑडिट ट्रेल क्या होता है? ऑडिट ट्रेल मतलब होता है जब अपन किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की या बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करते हैं ना, तो उसके जीरो यानी कि डॉक्यूमेंट, बेस डॉक्यूमेंट से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आखिरी एंट्री तक उसका जो भी लिंक 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 आपस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक होता है। जैसे माल खरीदने के लिए ऐसे थोड़ी होता है हम डायरेक्ट उठे और माल खरीदने चले गए, नहीं, टेंडर पास होता है, पहले अपन टेंडर एप्लीकेशन जारी करते हैं, फिर बहुत सारे लोगों के टेंडर्स आते हैं,
वो टेंडर आते हैं, उसमें से हम किसी को पसंद करते हैं, किसी कंपनी को चुनते हैं कि इससे हमें माल खरीदना है। वो चुनने के पीछे के क्राइटेरिया क्या होते हैं, उसकी पॉलिसीज होती हैं, फिर हम उन्हें चिट्ठी लिख के भेजते हैं, वो आदेश जाता है। मतलब ये पूरी प्रोसीजर एक एक कागज आपका ऑनलाइन होना चाहिए, और ऐसे सॉफ्टवेयर पे होना चाहिए कि ऑडिट ट्रेल टूटे ना। यानी कि कोई चीज ऐसा होता है ना कि यार ये यहां से वहां है, बीच में कहाँ गया, तो ऐसा ना हो। यानी कि प्रॉपर ट्रेल मौजूद रहे, सॉफ्टवेयर इस तरह का होना चाहिए। दूसरी बात, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। इंडिया में कहीं भी कभी भी खुल जाना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। अगर किसी तरह का कोई एडिट उसके अंदर आप एडिट लो, क्रिएट करो, ताकि कुछ भी एडिटिंग हो तो उससे हमारा ऑडिट ट्रेल ना टूटे। तीसरी बात, अगर मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे पास आता है तो उसे अनऑल्टर्ड फॉर्म में हम सेव कर पाए। लेजिबल फॉर्म होना चाहिए, डिस्प्ले प्रॉपर होना चाहिए, बैकअप प्रॉपर होना चाहिए, बहुत अच्छी बात हो रही है जी। इसके बाद ब्रांच ऑफिस से कुछ इंफॉर्मेशन आई है तो वो इंफॉर्मेशन एज इट इज सेव हो जाए, इस तरह के फॉर्मेट में हमें ये आपका सॉफ्टवेयर के अंदर फॉर्मेट्स होने चाहिए कि एज इट इज आ जाए, उन्हें ऑल्टर करके हम ना सेव करें, अनऑल्टर्ड फॉर्म में उसको यहां पर रखें। एक खास बात है कि रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा कि हम कौन से आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की मदद ले रहे हैं, इंटरनेट आईपी एड्रेस क्या है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, अगर क्लाउड पर हमारी कहानियां हैं तो क्लाउड का सर्विस प्रोवाइडर कौन है, ये सारी नौटंकियां यहां पर बताई गई हैं। अब बात करते हैं इंस्पेक्शन को लेकर। इंस्पेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कौन कर सकता है, इंस्पेक्शन कौन करेगा जी, इंस्पेक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो क्योंकि उनको तो सब अलाउड होता है। लेकिन मान लो कि वो किसी ब्रांच का इंस्पेक्शन करना चाहे, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसी ब्रांच का जो विदेश में है तो फिर 15 दिन का समय लगेगा भाई। आप वैसे तो आप कर लो, लेकिन आप चिट्ठी लिख के भेज दो कि आपको क्या चाहिए, तो वहां से वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी। क्या मेंबर मालिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। दिस इज इंपॉर्टेंट, पूरे सेक्शन में बस ये एक लाइन इंपॉर्टेंट, इस पूरे सेक्शन में एक लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या इंस्पेक्शन मेंबर्स कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन, मेंबर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, जब तक कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइज ना करे, और आर्टिकल कभी ऑथोराइज नहीं करते हैं। एक कंपनी है, एक कंपनी है, इतने आप सोचो, देखो आपको अभी फील आएगा, आपको फील आने वाला है, आपको फील आने वाला है कि साहब 136 में तो सब कुछ भेज रहे हैं भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेज रहे हैं, सब कंप्लीट फाइनल करके ऑडिट करा के उनके मुंह पे मार रहे हैं, इंस्पेक्शन करने नहीं बुला रहे हैं उन्हें कि आओ तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन करो। आएगा पर्चे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आ रहा है समझ रहे हो आप, आपका रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट आ रहा है, उधर आके उंगली करेगा, उसको अक्कल है क्या थोड़ी सी भी, परचेज सेल्स रजिस्टर में वो छेड़खानी करेगा, आप उसको समझेंगे, इतना परेशान करके रख देगा ना, आपको काम नहीं करने देगा वो। तो लॉ ने क्या बोला, अगर आर्टिकल ऑथराइज करते हैं तो शेयर होल्डर को परमिशन है, वो शेयर होल्डर क्या, मालिक हूं मालिक हूं मालिक हूं, तो हम मेरे को तुमने इंस्पेक्शन नहीं करने दिया, मैं डंडा लेके आ रहा हूं, और डंडा ना तेल लगा के तेरे को ही बता देंगे अब जुप जुप। एग्जाम में केस बनता है इस पर, एग्जाम में इस पर केस पता है कैसे बनता है, क्योंकि जैसे आपके आपके भावनाओं के साथ खेलने के लिए इंस्टीट्यूट एक कदम पे रहती है, एकदम एक एक स्टेप रहती है। इंस्टीट्यूट को पता है कि आपको पता है, इंस्टीट्यूट को यह पता है कि आपको पता है कि आप इतने भावुक हो कि मेंबर्स के साथ कुछ भी गलत होता है ना, आप सीधा चढ़ जाते हो और जवाब दे देते हो कि मेंबर के साथ गलत हुआ। मेंबर्स ने बुक, अच्छा माहौल कैसे बनाया जाएगा, एक मेंबर को ऐसा लगता था कि बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक से नहीं बन रहे हैं, और उसे अंदर से इंफॉर्मेशन मिली कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक से नहीं बन रहे हैं, और वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन करने पहुंच गया। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला ए चल निकल यहां से, तू मेंबर होगा तो होगा, हम नहीं चेक करने देंगे, हमारा काम है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाना। तो मेंबर ने कहा बनाना तुम्हारा काम है, इंस्पेक्शन करना मेरा काम है, क्योंकि मैं कंपनी का मालिक हूं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भगा दिया, वो भाग के गया कोर्ट में, वो भाग के गया कोर्ट में, और सेम क्वेश्चन उठ के आपके सामने आ गया कि बताओ
मेंबर के साथ गलत हुआ ना, आप क्या बोलोगे? हाँ यार गलत हुआ, मालिक है यार वो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इंस्पेक्शन अलाउ कराना चाहिए था, ये आपका जवाब होगा। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर है बात? समझ में आ रही है आपको? अंगूठा दे दो, इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है ना? तो यहां पर क्वेश्चन बन सकता है। अब बात आती है कि यार क्या ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां रखने? ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स ब्रांच में रहने दो, और ब्रांच से क्वार्टरली, क्या ली? क्वार्टरली। क्या लेना है आपको? क्वार्टर लेना है। ब्रांच से क्वार्टरली समराइज्ड रिपोर्ट मंगाते रहो, हर 3 महीने में उससे हिसाब मांग लो। ऐसा ही होता है ना यार, मान लो मेरी 4 छोटी छोटी दुकानें अलग अलग जगह है, तो मैं ऐसा थोड़ी कि मैं उधर जाऊंगा बार बार और जाके कहानियां उधर बनाऊंगा। वो बना रहे हैं, बना के रख रहे हैं, ठीक है, हर क्वार्टर में मैंने उनको बोल दिया कि मेरे को हिसाब दे दो, वो क्वार्टरली हिसाब बना के दे देंगे। अगर देश के बाहर है तो बहुत अच्छी बात है, तो भी क्वार्टरली आ जाएगा। लेकिन बात इंस्पेक्शन की होगी, कोई इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर को चाहिए तो 15 दिन इंतजार करना पड़ेगा, अगर ब्रांच आपकी विदेश में है। इंस्पेक्शन बाय शेयर होल्डर्स पे थोड़ा सा आपको देखना है। अगर मान लो सेक्शन 128 का उल्लंघन होता है, तो आपको पैनल प्रोविजन जो यहां पर दिए हैं, दैट इज 50,000 टू 5 lakhs। 50,000 से 5 लाख रुपए का फटका है। मैं ऐसा मान के 11 बजे 10 बजे, अरे तुम्हारे बजे ही नहीं खत्म हो रहे हैं सर, 2 बजे कर दो टाइम। चलो एक काम करते हैं, कल का समय हम कर देते हैं 11:30 बजे, 11:30। 11:30 पे कितने आपके अंगूठे आते हैं, फिर अपन कल का समय फिक्स कर देते हैं 11:30। अरे 10 बजे भाई, मेरे को जगना उठना तैयार होना। 11:30, 11:31, 11:32, 11:30, 11:31, 11:32, 11:33, 12 तक। ठीक है सर। चलो टुमारो क्लास टाइमिंग्स 11:45 AM। ठीक है, कल हम क्या करेंगे? कल ये अकाउंट्स का, अभी मैं क्लास छोड़ रहा हूं, कल अकाउंट्स का या तो अकाउंट चैप्टर फिनिश करेंगे, या फिर अगर आप ये घर पे कर सकते हैं तो अब, क्योंकि 2-3 सेक्शंस रह गए हैं और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, जो टेक्निकल पोर्शन होगा, मैं कल सिर्फ आपको टेक्निकल पोर्शन ले लूं क्या? फिर आप पीछे से यार ये कहानी मत करना कि यार इतना सब छोड़ दिया, क्योंकि मैं बिल्कुल इंटेंशनली छोड़ने वाला हूं। सिर्फ एग्जाम में आने लायक चीज लूंगा कल अकाउंट से। चलेगा क्या? आपको डन लिखना है, अगर आपको बात समझ में आती है तो आपको डन लिखना है। अकाउंट्स का ये जो पोर्शन था, ये तो अपन ने पूरा डिटेल में ले लिया है। अब जो 2-3 सेक्शन है जहां से क्वेश्चन संभावना है आने की, सिर्फ उतना ले लूं या पूरा डिटेल में चाहिए? डिटेल में चाहिए तो फिर बोरिंग सा हो जाएगा, तो सिर्फ महत्वपूर्ण पोर्शन उठा लूं, बाकी आप गो थ्रू आप एक बार कर लेंगे, सिर्फ नजर मारनी है, आपको डन डालना है। चलिए, कल 11:45 AM हमने टाइम फिक्स कर दिया है, और इसके लिए आधा घंटा आपको बेटा बिल्कुल देना है। आज आधा घंटा देना है। जो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे वो फास्ट में देखें, जैसा भी है, लेकिन आपको आधे घंटे देना है। जितना डिस्कशन किया ना, आप भी 2-2 के सिलेक्शन जैसे अपन ने स्टार्ट किया वैसे ही करना, बड़े अच्छे से, बड़े आसानी से, बड़े मोहब्बत से खत्म होगा। मॉड्यूल से करो, अच्छे से दिया हुआ, ठीक है बस। चलो चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। बाय बाय, बाय बाय। कल हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे ना। हाँ सुनो, कल डिविडेंड के क्वेश्चन जिसके बाकी हैं वो करके आओ,
कल अकाउंट्स के क्वेश्चन जिसके बाकी हैं वो करके आओ। अकाउंट्स तो नहीं, ये नहीं, डिविडेंड के, ऑडिट के क्वेश्चन जिसके हैं वो करके आओ, मीटिंग के क्वेश्चन जिसके बाकी हैं वो करके आओ। तो आप जितने भी क्वेश्चन है वो सब करके आओ। कल क्वेश्चंस पर ही फोकस हमारा मेजर रहेगा। क्लियर है बॉस? चलिए, चलो जी, अब जय श्री कृष्ण है जी आपको, अब पक्का वाला जय श्री कृष्ण है। चलो मैं जाऊं क्या? आप